अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट सेंटेंसेस में रिलेटिव प्रोनाउन दैट को कब, कैसे और क्यों यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। जी, द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। जी, पहली बात तो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट जो है ये पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए, यानी चीज़ों को, इंसानों को, जानवरों को, ये सब के लिए ही यूज हो सकता है। इट इज ऑफन यूज्ड इंस्टेड ऑफ who, whom, which, but never in place of whose। जी, अक्सर ही हम जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हु है, whom है और which है, इनकी जगह पे दैट को यूज कर देते हैं, यानी इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे दैट को यूज करते हैं। लेकिन आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि हुज, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हुज है, क्योंकि ये पोजेशन को शो करता है, लेकिन इसकी जगह पे हम दैट को यूज नहीं कर सकते क्योंकि दैट की पोजेसिव फॉर्म नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम क्यों यूज करते हैं हु, हुम या विच की जगह पे, जब हमारे पास ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं, तो फिर हम इनकी जगह पे क्यों दैट यूज करते हैं। देखें, इसमें देखें, एक होती है करेक्ट राइटिंग, एक होती है मेच्योर राइटिंग, क्वालिटी वाली राइटिंग। तो अगर आप दैट की जगह पे हु, हुम एंड विच यूज करेंगे बास एंड टेंसेस में, तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट ही होगा, उसे आप गलत नहीं कह सकेंगे, लेकिन वो उसकी एस्थेटिक सेंस नहीं होगी, क्वालिटी नहीं होगी, सेंटेंस के अंदर मेच्योरिटी नहीं होगी। तो मेच्योरिटी के अंदर ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटे छोटे जो रूल्स हैं, ये काउंट होते हैं। आपकी राइटिंग स्ट्रॉन्ग कितनी है, उसमें खूबसूरती कितनी है, उसका इम्पैक्ट कैसा है, ये चीज जो डिपेंड करती है इन छोटी छोटी चीजों पे। मिसाल के तौर पर आप कैजुअली आपने एक तहरीर लिखी है, तो वहां पे आपने हु, हुम एंड विच यूज किया हुआ है, जिसकी जगह पे दैट यूज हो सकता था, तो वो आपकी एक्सेप्टेबल होगी। लेकिन अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बैठे हुए हैं, या आप किसी ऐसी चीज के लिए, किसी नॉवल के लिए, किसी आप कोई कॉलम लिख रहे हैं, तो उसके लिए आप जब कोई चीज लिख रहे हैं, तो उसके लिए फिर आपकी एक मेच्योरिटी चाहिए, राइटिंग के अंदर क्वालिटी चाहिए। तो इसलिए फिर ये छोटी छोटी चीजें काउंट होती हैं। अभी आपको समझ आ जाएगी इस वीडियो में कि हम ये जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम एंड विच हैं, इनकी जगह पे क्यों यूज करते हैं दैट। जी, तो चलें पहले हम इनकी रिप्लेसमेंट को देखते हैं कि कैसे जो है इनकी जगह पे हम जो है दैट को यूज करते हैं। जैसा कि ये सेंटेंस है, दिस इज द गर्ल हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल। ये वो लड़की है जिसने गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। तो यहाँ पे हु की जगह हम दैट यूज कर सकते हैं। शी इज गर्ल दैट हैज वॉन द गोल्ड मेडल। इसी तरह द डॉक्टर whom we were looking for has been arrived। डॉक्टर जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो पहुंच गया है। तो यहाँ पे whom की जगह हम that को यूज कर सकते हैं। The doctor that we were looking for has been arrived। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, The bike which I bought yesterday is quite new। बाइक जो मैंने कल खरीदी थी या कल खरीदी है, वो कदरे नई है। तो यहाँ पे which की जगह हम that यूज कर सकते हैं। The bike that I bought yesterday is quite new। तो आप देख सकते हैं कि हम relative pronoun who, whom and which की जगह पर अक्सर ही relative pronoun that को यूज करते हैं। अच्छा, sometimes that becomes unsuitable as the substitute for who or which। जी, अब ये important बात है। मैंने पहले रिप्लेसमेंट की बात की है, relative pronoun की को that से होते हैं। अब लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें ये वाले रिलेटिव प्रोनाउन जो हैं उनको हमने दैट से प्लेस कर देना है। हमेशा नहीं हो सकता, बात सिचुएशंस ऐसी हैं कि वहां पे हु और विच की जगह पे अगर आप दैट को यूज कर लेंगे तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, या उसकी सेंस जो है वो खराब हो जाएगी, या उसकी एटलीस्ट उसकी क्वालिटी जो है वो उसकी स्टैटिक सेंस जो है वो खराब हो जाएगी। जी, तो चले देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनके अंदर जो है हु और विच की जगह पे हम दैट यूज नहीं कर सकते। जी, माई ब्रदर दैट इज अ डॉक्टर is 30 years old। जी, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि दैट जो है इसकी रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है। तो जब आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है किसी नाउन के बारे में, किसी प्रोनाउन के बारे में, तो फिर आप दैट नहीं यूज करेंगे। ठीक है, दैट यूज होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के लिए दैट को यूज नहीं कर सकते। अब दैट इज अ डॉक्टर, अब मेरा भाई जो डॉक्टर है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है भाई के बारे में। असल जो मुद्दा है, जो मैसेज है, वो ये है कि मेरे भाई की उम्र 30 साल है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना बीच में कि मेरा भाई डॉक्टर है,
तो वो बताने वाले ने इजाफी बता दिया है। अगर वो नाम ही बताता तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं थी। मैसेज तो यही था कि वो 30 साल उम्र का है, इसलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दैट नहीं यूज किया जा सकता। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोन सी क्लॉज जो है रिप्रेजेंट करती है उसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट यूज नहीं हो सकता। दैट जो है वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में यूज होता है। अब ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव और रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के हैं, ये मैं आपको यहाँ सेंटेंस के इस वीडियो के आखिर में भी बताऊंगा। इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज के ऊपर एक पूरी वीडियो है जो इस वीडियो के फौरन बाद है, तो वो आप जब देख लेंगे तो आपको पूरा एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती है, और इसके हिसाब से कर हम डिफरेंट रिलेटिव प्रोनाउंस को कैसे यूज करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव क्लॉज जो है इसके रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप लोगों को रिलेटिव क्लॉज का कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, इस वीडियो के आखिर में भी बताऊंगा। सिंपल ये है कि वो वाली क्लॉज जो मेन जो आपका सेंटेंस है उसका जो मेन मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए जरूरी होती है, वो रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होती है, और दैट जो है रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज में यूज हो सकता है। और वो वाली क्लॉज जो कि आपका जो मेन मैसेज है, सेंटेंस का जो कंप्लीट मैसेज है उसको कन्वे करने के लिए जरूरी नहीं होती, वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होती है और उसके लिए दैट यूज नहीं होता। अब ये इसमें मेन मैसेज सेंटेंस का ये है कि जो मेरा भाई है उसकी उम्र 30 साल है, डॉक्टर होना या ना होना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एडिशनली उसने बता दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, इसके लिए जो हमने दैट यूज कर लिया ये गलत है। तो अब इसके लिए फिर हु यूज करेंगे। माई ब्रदर हु इज डॉक्टर इज 30 ईयर्स ओल्ड, मेरा भाई जो कि डॉक्टर है वो 30 साल की उम्र है उसकी। तो अब हु इज अ डॉक्टर, ये हु, इसलिए हु लगाया हमने, यहाँ दैट नहीं लगा सकते, ये आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है और इसे कोमास की मदद से सेपरेट किया है। कोमा लगाने का मकसद ये है ताकि पता चल सके कि ये गैर जरूरी क्लॉज है, यानी जरूरी नहीं है मेन मैसेज को कन्वे करने के लिए। अच्छा, एक और चीज इसमें समझने वाली है, बट इफ देयर आर मोर देन वन ब्रदर देन द रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन बी यूज्ड। जी, अब यहाँ पे है ना, माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर इज 30 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे बात हो रही है इस चीज की कि भाई की उम्र 30 साल है, भाई के प्रोफेशन की तो बात ही नहीं हो रही सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पे अगर किसी ने ये कह दिया बीच में साथ में कि जो एक डॉक्टर है, तो इसका मतलब है माई ब्रदर, उसने आइडेंटिटी तो पहले ही दे दी थी भाई की, तो भाई का भी पता है, तो जो डॉक्टर होने का बताया जा रहा है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है उसका मतलब होता है कि वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है। तो ये आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, मेन मैसेज को देने के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए हु लगाएंगे और सेपरेट करेंगे कोमा से। अब ये अगला सेंटेंस देखें, माई ब्रदर दैट हैज गॉन अब्रॉड इज वेरी टैलेंटेड, ये मेरा भाई जो कि बाहर चला गया बड़ा ही टैलेंटेड है, बड़ा काबिल है। अब यहाँ पे देखें ना, दैट हैज गॉन अब्रॉड, अब ये जो बाहर जाने की बात है ये अब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से इस क्लॉज से लग रहा है कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है उसके बहुत सारे भाई हैं, तो उनमें से एक मखसूस भाई को जाहिर करने के लिए, उसकी आइडेंटिटी को शो करने के लिए वो आपको बता रहा है, यानी कि उसके बहुत सारे भाई हैं। तो वो टैलेंटेड कौन सा है? टैलेंटेड वो है जो बाहर गया हुआ है, तो बहुत सौ में किसी एक को वो मेंशन कर रहा है, तो उसकी आइडेंटिटी को जाहिर करने के लिए ये बात बताना जरूरी है कि कौन सा भाई टैलेंटेड है जो बाहर गया। इसलिए ये वाले जो क्लॉज है दैट हैज गॉन अब्रॉड, ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, ये मेन मैसेज जो आपका सेंटेंस है उसका जो कंप्लीट मैसेज है, जो उसका मेन मैसेज है, जो उसका मुद्दा है उसको बयान करने के लिए जरूरी है। तो लिहाजा ये रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, तो लिहाजा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के अंदर आप दैट को यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट बात यह है कि अगर एक ही बंदा है, एक ही उसका भाई है, उसके बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम हु यूज करेंगे क्योंकि नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। लेकिन बंदे के भाई बहुत सारे हैं, ठीक है, उन भाइयों में से किसी एक को मेंशन करने के लिए उसे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसकी देनी पड़ी है, तो वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज होगी क्योंकि वो जरूरी है उसकी आइडेंटिटी को शो करने के लिए, तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। तो बस आप दैट के यूज के हवाले से ये बात याद रखें कि दैट जो है ये हमेशा जरूरी क्लॉज में, यानी कि जो आपका रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है उसमें यूज होगा, नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट नहीं यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट एक वीडियो आ रही है जिसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड दैट का डिफरेंस समझेंगे कि कहाँ पे दैट यूज करना है, कहाँ पे विच यूज करना है, डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह आपके सारे जो है ना वो कंफ्यूजन और परेशानियां और आपकी एम्बिग्विटीज जो है वो दैट के यूज के वाले से तब मुकम्मल तौर पे दूर हो जाएंगी, कि उसमें मैंने फिर डिटेल में बताया है कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट कैसे यूज होता है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट नहीं बल्कि विच यूज होता है। जी, तो अभी हम स्टडी कर रहे हैं दैट को, तो लिहाजा दैट के हवाले से इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। दैट मे बी यूज्ड एज एन एडवर्बियल एक्यूसिटिव, जी, जो आपके एडवर्ब हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर,
तो उनके तौर पर भी हम इसको बाज़ औक़ात यूज़ कर सकते हैं, यानी ऑन विच है, इन विच है, एट विच है, इसको दैट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि ये नीचे एक्सटेंशन इस पर गौर करें, वी रिमेंबर द डे ऑन विच वी वॉन द मैच, हमें वो दिन याद है जिस पे हमने मैच जीता था, या जिस दिन हमने मैच जीता था, तो ऑन विच की जगह पे दैट यूज कर सकते हैं आप। वी रिमेंबर द डे दैट वी वॉन द मैच। अब देखें, अगर यहाँ पे ऑन विच हो, इन विच हो, मतलब इस तरह का सेंटेंस है, अगर अब यहाँ पे अगर ऑन विच भी होता तो सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक था। अब दैट लगाने से ना इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा हो गया, एक आपकी क्वालिटी आ गई है, ठीक है ना, अच्छा साउंड कर रहा है, इसकी सेंस जो है वो अच्छी आ रही है, तो मैच्योर राइटिंग शो हो रही है आपकी। तो इसलिए हम ग्रामेटिकली अगर ऑन विच कर लें तो वो भी ठीक है, लेकिन दैट लगाने से इसकी एस्थेटिक सेंस इंप्रूव होगी। अच्छा जी, रिलेटिव प्रोनाउन दैट कैन बी यूज्ड इन प्रेफरेंस टू हु और व्हिच इन फॉलोइंग सिचुएशन। जी, अब वही वाली बात आ गई, मैंने कहा था ना कि हु और विच की जगह पे हम दैट को यूज कर सकते हैं। अब ये 4 सिचुएशंस आपको मैं बताने लगा हूं कि अगर ये सिचुएशंस हो तो हम हु और विच की जगह दैट को यूज करेंगे। लेकिन वही बात मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम दैट ना यूज करें, हु और विच को यूज कर लेंगे, तब भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन उसकी जो एस्थेटिक सेंस है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, उसमें मैच्योरिटी नजर नहीं आएगी, क्वालिटी नजर नहीं आएगी। ये भी आपको समझ आ जाती है जब मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा। तो ये 4 सिचुएशंस ऐसी हैं कि इन सिचुएशन में हमने हु या विच के बजाय अगर दैट या यूज करेंगे तो हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा रीडर के ऊपर, हमारी राइटिंग का। हाँ जी, वो कौन कौन सी सिचुएशन है? सबसे पहली सिचुएशन है आफ्टर एडजेक्टिव्स इन द सुपरलेटिव डिग्री। जी, अगर आपने एक सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव यूज किया हुआ है, एडजेक्टिव यूज किया आपने सुपरलेटिव डिग्री के अंदर, तो फिर आपने उसके साथ विच नहीं यूज करना, हु नहीं यूज करना, याद रखिएगा आपने दैट यूज करना है। अभी ये सेंटेंस देखें एग्जांपल के तौर पर, शी वॉज द मोस्ट टैलेंटेड टीचर हु आई एवर सीन। तो अगर आप यहाँ पे हु लगा देंगे तो मजा नहीं आएगा, खूबसूरती जो है सेंटेंस की खराब हो जाएगी। अगर दैट लगा होगा, आप लगा के देखें, यहाँ पे हु है, शी वॉज द मोस्ट टैलेंटेड टीचर हु आई एवर सीन, तो वो एक वैसे भी फील हो रहा है आपको कि जैसे सेंटेंस में ना अजीब सा एक अननेचुरल पॉज है और गलत हो रहा है सेंटेंस। अब जब इस तरह से लिखेंगे, शी वॉज द मोस्ट टैलेंटेड टीचर दैट आई एवर सीन, तो आप जो सेंटेंस है वो ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसका मफहूम जो भी है वो ज्यादा क्लियर है। दिस वॉज द बेस्ट विच वी कुड अचीव। अब यहाँ पे विच लगाया हो तो जरा भी खूबसूरत नहीं लगता, आप देख सकते हैं ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक ही होगा लेकिन खूबसूरत नहीं होगा। तो लिहाजा जब हम दैट यूज करेंगे, दिस वॉज द बेस्ट दैट वी कुड अचीव, तो आप खूबसूरत जो है उस आपका सेंटेंस लग रहा है और इसका इम्पैक्ट जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट जी, कौन सी दूसरी सिचुएशन है जिसमें हमने हु या विच की जगह पे दैट यूज करना, वो ये है आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, द ओनली। जी, जब ये वाले वर्ड्स किसी सेंटेंस में यूज हुए हैं तो उनके बाद आपने कोशिश करनी है हु या विच को यूज ना किया जाए बल्कि दैट को यूज किया जाए। ऑल इज ग्रेस्ट दैट कम्स टू हिज मील, ये अब एक प्रोवर्ब है, यानी उसके आज जो कुछ भी आता है उससे भरपूर फायदा उठाना जानता है। तो अब ऑल है, ऑल यूज हुआ है तो ऑल के बाद आप दैट यूज करेंगे। अगर इस तरह से कर देंगे ऑल इज ग्रेस्ट विच कम्स टू हिज विल, तो खूबसूरत नहीं लगेगा सेंटेंस। नेक्स्ट देखें, दिस इज द सेम बुक दैट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वही किताब है जिसको मैं तलाश कर रहा था या जिसको मैं ढूंढ रहा था। अब अगर ये सेंटेंस इस तरह से हो, दिस इज द सेम बुक विच आई वाज लुकिंग फॉर, तो मजा नहीं आएगा। यू कैन चूज एनी बाइट दैट सूट्स यू। हाँ जी, अब ये सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है, मेच्योर लग रहा है। अगर यहाँ विच लगा दें, यू कैन चूज एनी बाइट विच सूट्स यू, ग्रामेटिकली सेंटेंस ठीक होगा लेकिन उसकी एस्थेटिक वैल्यू जो है वो खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक नहीं रहेगी। देयर वाज नथिंग दैट अली डिड नॉट डू फॉर हिज ब्रदर। जी, अब यहाँ पे दैट यूज किया, अब विच लगा के देख लें, देयर वाज नथिंग विच अली डिड नॉट डू फॉर हिज ब्रदर, तो सारा जो है ना एक उसकी खूबसूरती फिक्र की खराब हो जाती है विच लगा देने से, इसलिए हम दैट लगा रहे हैं। There was none among us which could compete with her. Which लगाएंगे ठीक है, लेकिन that लगा के देखें, there was none among us that could compete with her, तो अब ज्यादा अच्छा लगता है और आपकी फ्लुएंसी भी बेहतर हो जाती है बात करने की या लिखने की। It is only dogs that bark. हाँ जी, अब इसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से। यहाँ पे that ना लगाएं, which लगाएं। It is only dogs which bark, तो वो बल्कि मफहूम भी इसका चेंज होता हुआ महसूस हो रहा है, समझ नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं आ रही मैसेज के अंदर, लेकिन दैट लगाती हैं तो एक इम्पैक्ट है इसमें। इट इज ओनली डॉग्स दैट बार्क। नेक्स्ट है, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक।
तो हु लगा देने से इसकी जो है वो खूबसूरती ख़राब हो गई है, इसकी क्वालिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। दैट लगाएंगे तो ये अच्छा लगेगा। मैन इज़ द ओनली एनिमल दैट कैन टॉक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, द ओनली, जब इस तरह के वर्ड हो तो उनके बाद दैट लगाना है और आपने ऐसे वर्ड्स को याद कर लेना ज़बानी। तो फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली जैसे भी ये वर्ड आपकी राइटिंग में आएंगे तो आप खुद ब खुद ही जो है वो दैट ही यूज करेंगे। आफ्टर द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हु एंड व्हाट, जी जो है जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन हु एंड व्हाट हैं, हमने पहले भी आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पे भी यूज होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ऊपर लास्ट में एक वीडियो भी है, उसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे। खैर हु एंड व्हाट जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे जब यूज हो रहे हैं, यानी कि किसी क्वेश्चन को पूछने में इनका इस्तेमाल हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में इनके साथ हमेशा दैट यूज होगा। जैसे कि व्हाट इज देयर व्हिच स्केयर्स यू सो मच, ये गलत है। व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो इसके साथ दैट यूज होगा। व्हाट इज देयर व्हिच यू कैन अचीव, हाँ जी ये सेंटेंस गलत है, करेक्ट होगा व्हाट इज देयर दैट यू कैन नॉट अचीव। ऐसा क्या है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते, जिसे आप अचीव नहीं कर सकते। हु इज ही दैट ही शुड ऑब्जेक्ट, तो ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये कर दें हु इज ही होम ही शुड ऑब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, सारा कोई सेंस नहीं बनेगी। तो इसलिए ये ज़हन में रखना है कि जब हु है एंड आपका व्हाट है, ये आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहे हैं, तो आपने इनके साथ दैट यूज करना है। हु दैट वर्क हार्ड अचीव सक्सेस, जिसने भी मेहनत की उसने कामयाबी को पाया, तो अब हु के बाद दैट यूज करेंगे। तो अब हु के बाद रिपीटेडली तो हु हो भी नहीं सकता, हु वर्कड तो वो तो गलत हो जाएगा, या हु होमवर्क कर दें, होमवर्क कर दें तो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये रखना है कि जब भी आपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज करना है, व्हाट को और हु को, तो उसके बाद दैट ही यूज करना है। चौथी सिचुएशन ये है, आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग। जी एंटीसीडेंट वो ऐसे नाउन को या प्रोनाउन को कहते हैं जिसे आपका जो प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिफर कर रहा होता है, उसे रिलेट कर रहा होता है। तो अब एंटीसीडेंट बाज़ औक़ात एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर दो एंटीसीडेंट हैं जिनमें से एक पर्सन है एक एनिमल है, तो फिर आपने जो है वो दैट ही यूज़ करना है रिलेटिव प्रोनाउन को। अभी ये सेंटेंस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। द मैन एंड हिज हॉर्स, अब इस सेंटेंस में दो एंटीसीडेंट है, मैन एंड हिज और हॉर्स। अब ये मैन जो है पर्सन है, हॉर्स क्या है ये जानवर है, लेकिन है ये दोनों एंटीसीडेंट ही। अब ये दो हैं, अगर यहाँ पे विच लगा देंगे, द मैन एंड हिज हॉर्स विच हैड एंटर्ड द पार्क वो टर्न आउट, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपके दो एंटीसीडेंट हैं, एक पर्सन है एक आपका एनिमल है, तो उसके लिए आप दैट यूज करेंगे। लिहाजा हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द मैन एंड हिज हॉर्स दैट हैड एंटर्ड द पार्क वो टर्न आउट। जी नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज यूज्ड ओनली इन रिस्ट्रिक्टिव और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस। जी वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि दैट जो है ये हमेशा रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में यूज होगा, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में यूज होगा। अब रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या होती हैं? क्लॉजेस दैट रिस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन द एंटीसीडेंट, यानी ऐसी क्लॉजेस जो कि आपके एंटीसीडेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, उसको लिमिट करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, उनको हम रिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस कहते हैं। तो that clauses are usually important for the meaning of a sentence and are used without commas। जी तो वही बात कि रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज जितने भी हैं वो मैसेज को कन्वे करने के लिए, जो सेंटेंस का मीनिंग है उसको कंप्लीट कन्वे करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, यानी इनको ख़त्म कर देंगे तो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप कह लें कि ये ज़रूरी होती हैं, तो लिहाजा जो दैट क्लॉज है ये भी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज के तौर पे यूज़ होगी, यानी कि ये मैसेज को कन्वे करने के लिए यूज़ होती है। तो जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था बिल्कुल वैसे ही कि ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज यूज़ होगी तो वहाँ पे आपने दैट यूज़ करना है, और नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में आपने विच यूज़ करना है। यानी कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं लेकिन वो ज़रूरी है, तो मैसेज कन्वे करने के लिए ज़रूरी है तो दैट यूज़ करेंगे। अब आप और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक सेंटेंस में किसी एंटीसीडेंट के साथ, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप सेंटेंस में से निकाल भी देंगे तो सेंटेंस का मैसेज पूरा ही रहेगा, तो फिर वो आपकी नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है, उसमें आप दैट नहीं यूज़ करेंगे, विच यूज़ करेंगे। ये बात एक मतलब फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रिलेटिव प्रोनाउंस के यूज़ को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आपको ये बात बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि रिस्ट्रिक्टिव
रिलेटिव क्लॉज कौन सी होती है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज कौन सी होती है और इनके साथ कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं, और इसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, वो आप देख लेंगे तो आपको ये हर तरह से क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। चलें इसकी चंद एग्जांपल्स देखते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज की। अ मैन दैट डजंट नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट अचीव सक्सेस। रेड कलर में आपकी मेन क्लॉज है और ग्रीन कलर के अंदर आपकी रिलेटिव क्लॉज है। अब आप देखें कि अगर आप इस रिलेटिव क्लॉज को ख़त्म कर देते हैं, अ मैन कैन नॉट अचीव सक्सेस, एक आदमी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, तो ये इसका मफहूम क्लियर नहीं है भाई क्यों नहीं कर सकता। ऐसे तो नहीं आप कह सकते ना कि एक आदमी नहीं कर सकता, आदमी तो करते हैं, बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं। तो फिर इसका मतलब है ये जो आपकी रिलेटिव क्लॉज है ये ज़रूरी है मैसेज को कन्वे करने के लिए, इसी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और इसीलिए फिर हम इसके साथ दैट यूज़ कर रहे हैं। और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में कोमास को यूज़ नहीं किया जाता, ये भी रूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोमा को यूज़ नहीं किया हुआ। अ मैन दैट डज नॉट वर्क हार्ड कैन नॉट अचीव सक्सेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैव फाउंड द बुक, मैंने किताब को ढूंढ लिया है। तो ये भी एक एवं हवा में छोड़ने वाली बात है, मैंने किताब को ढूंढ लिया है। भाई क्यों ढूंढा है? जब आप साथ इसके रिलेटिव क्लॉज लगाएंगे तो तब ही इसका मैसेज कंप्लीट होगा, इसलिए ये जो रिलेटिव क्लॉज है ये ज़रूरी है, इसलिए रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और इसीलिए हमने इसके साथ दैट यूज़ किया और साथ में कोमास को भी यूज़ नहीं किया। लिहाजा हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा, आई हैव फाउंड द बुक दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, मैंने उस किताब को पा लिया, ढूंढ लिया जो मुझसे कल खो गई थी। ही दैट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी। अब अगर ये आप रिलेटिव क्लॉज खत्म कर दें, ही इज अगेंस्ट मी, वो मेरे खिलाफ है। भाई क्यों खिलाफ है, कोई समझ नहीं आ रही, तो ये आप रिलेटिव क्लॉज जरूरी है मैसेज को कन्वे करने के लिए। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है और रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में दैट यूज होता है। तो ही दैट इज नॉट विद मी इज अगेंस्ट मी, यानी जो मेरे साथ नहीं है वो मेरे खिलाफ ही समझा जाएगा जी। तो नेक्स्ट है द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज नेवर यूज्ड विद द प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग एज। जी ये बहुत जरूरी रूल है। देखें कभी भी दैट से पहले प्रेपोजिशन को आपने यूज नहीं करना है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट को आपने किसी सेंटेंस में यूज किया है तो उससे पहले आपने अगर प्रीपोजिशन लगा दी तो वो गलती नहीं होगी, वो एक ब्लंडर होगा। ठीक है, अब ये देखें, दिस इज द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग, ये वो किताब है जिसके लिए मैं देख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी गलती है, मेजर मिस्टेक है। देखें जब आप कोई राइटिंग लिख रहे हैं ना, कोई तहरीर लिख रहे हैं, फर्ज करें आप लेटर लिख रहे हैं या आप ऐसे लिख रहे हैं, अब उसका ऐसे का आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह की जब गलती होगी ना आपकी, यानी कुछ गलतियां होती हैं छुप जाती हैं, इतना फील नहीं होता भी ठीक है यार, वो रीडर भी बात का तो उनको इग्नोर करता है। लेकिन जो इस तरह की गलतियां होती हैं ना कि दैट से पहले आपने प्रेपोजिशन यूज किया हुआ, तो ये बताती हैं कि आप बड़े ही अनफेमिलियर हैं लैंग्वेज के साथ या आपकी राइटिंग बड़ी इमेच्योर है। तो उसमें आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी की हुई है, ऐसे ही लगा लें या लेटर लगा लें, लेकिन जब इस तरह की गलती एक भी होगी ना तो वो ओवरऑल पूरी का पूरा आपका, बल्कि पूरे के पूरे पेपर का आपका इम्पैक्ट खराब हो जाएगा। जो आपका चेकर है, जो पेपर चेक कर रहा है, जो आपका एग्जामिनर है, वो उसके उसके ऊपर आपका एक जो है ना इंप्रेशन बैठ जाएगा कि आप जो है ना एक नालायक स्टूडेंट है या आपको इंग्लिश नहीं आती, भले से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी भी हो। तो इसलिए जो गलतियां हैं ना, एरर्स जो हैं, इनको आपने खास इस पे प्रैक्टिस करनी है कि लिखते हुए आपने जो एरर्स नहीं करने इस तरह के। इसीलिए हर टॉपिक के साथ जो है मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइजेज और उनके सारे रूल्स बड़ी डिटेल में करवाता हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और आपकी गलतियाँ जो है ख़त्म हो जाएं। और मेन हमारा मकसद भी यही है कि सिर्फ रूल्स को देख लेना या समझ लेना तो बात नहीं है ना, असल चीज़ तो ये है कि वो रूल्स आपकी राइटिंग के अंदर आ जाएं, लिखते हुए आप उन रूल्स को अप्लाई करें और आपसे गलतियाँ भी ना हो। चलें, तो ये देखें, दिस इज द बुक फॉर दैट आई हैव बीन लुकिंग, सेंटेंस गलत है। आप इसको इस तरह से करेंगे, प्रेपोजिशन को आखिर में लेके जाएंगे, दैट से पहले प्रेपोजिशन नहीं आपने यूज करना है। दिस इज द बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर। तो आप खुद महसूस करेंगे कि जब इस तरह से सेंटेंस को आप पढ़ रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं, फ्लुएंसी भी बेहतर है और क्वालिटी भी नजर आ रही है, बंदे को पढ़ के फील आ। देखें ना, एक बाज़ औक़ात ऐसे होता है आप एक सेंटेंस को पढ़ते हैं ना, आपको समझ नहीं आती कि इसमें गलती क्या है, लेकिन आपको ये फील आ रही होती है कि यार इसमें कुछ ना कुछ गलत जरूर है, मजा नहीं आ रहा है इसको पढ़ते हुए। तो लिहाजा ये इसी तरह का सेंटेंस है। नेक्स्ट देखें, आई नो द सिटी इन दैट शी लिव्स। अब इन विच होगा तो ठीक हो सकता है, लेकिन इन दैट नहीं आप कर सकते, इन दैट करेंगे तो गलत हो गया। दैट यूज किया तो प्रीपोजिशन को आपने आखिर में लेके जाना है, एंड में लेके जाना है। आई नो द सिटी दैट शी लिव्स इन। तो अब देखें ना, अब सेंटेंस खूबसूरत भी लग रहा है, इसकी फ्लुएंसी भी बेहतर आ रही है, क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। तो व्यूअर्स, ये तो था दैट का यूज। आखिर में
थोड़ी सी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त हम स्टडी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है नाउन। नाउन की डिफरेंट काइंड्स को स्टडी कर रहे हैं हम। पर्सनल प्रोनाउन था, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अभी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा है। देखें, पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है प्रोनाउन का जिसको समझने में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। और पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इन दोनों को यूज़ करने में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियाँ करती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स को पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ ठीक तरह से आ गया और स्टूडेंट्स को रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको ठीक तरह से यूज़ करना आ गया, तो समझ लें कि उनको इंग्लिश आ गई है, उनको लिखना आ गया है, उनको बोलना आ गया। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये बहुत बड़े टॉपिक हैं। पर्सनल प्रोनाउन बहुत बड़ा टॉपिक, आपको पता है कि जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसे भी डिफरेंट वीडियोस के अंदर मुझे ऑर्गेनाइज करना पड़ा। इसी तरह अब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो इसे भी एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। 15 टेक्स्ट वीडियोस जो है मुझे ऑर्गेनाइज करनी पड़ी हैं। थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है आप लोगों के लिए भी, लेकिन इसको मुकम्मल तौर से समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग इस झांसे में ना आया करें कि यार थोड़े टाइम की वीडियो को देखना है या थोड़ी वीडियोस को देखना है। देखें, एक टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर उसे आपने कंप्लीट जब समझना है तो फिर टाइम भी लगेगा, वीडियोस भी ज़्यादा बनेंगी और लेंथी वीडियोस भी होंगी। दूसरी बात यह है कि जब आप शॉर्ट वीडियो की तरफ जाते हैं ना तो टाइम आपका ज़्यादा लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक वीडियो सब कुछ कवर नहीं कर रही होती है। आपको फिर कभी बुक्स को कंसल्ट करना पड़ता है, कभी दूसरे चैनल्स पे जाना पड़ता है, कभी एक वीडियो को देखते हैं, कभी 2 वीडियो को देखते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया होता है और एक सीक्वेंस लर्निंग भी नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग भी नहीं होती। तो अब ये मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने स्टेप बाय स्टेप 15 वीडियोज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। एक चीज़ को समझेंगे वो अगली वीडियो के अंदर आपके काम आएगी। तो वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको फील भी नहीं होगा, आपकी सारी लर्निंग होगी, यानी आपके लिए लेबोरियस नहीं होगा काम, गैर महसूस तरीके से आप चीज़ों को समझते चले जाएंगे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पहली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन समझा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। दूसरी वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन की डिफरेंट फॉर्म्स को देखा। तीसरी वीडियो के अंदर हमने ये हु, हुम एंड हुज का डिफरेंस समझा कि कहाँ पे हु यूज करना है, कहाँ पे हुम यूज करना है, कहाँ पे हुज यूज करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे इनके यूज के बारे में। चौथी जो वीडियो थी उसमें हमने रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूज समझा। ये पांचवी है, इसमें हम दैट को आप समझा है, क्योंकि अब हम इंडिविजुअली हर एक रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर अलग-अलग से हम वीडियोस बना रहे हैं। इसके बाद एक वीडियो है जिसके अंदर रिस्ट्रिक्टिव है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, 6 नंबर वीडियो पार्ट 6 जो है, क्योंकि वो जरूरी है रिलेटिव प्रोनाउन के यूज को समझने के लिए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें रिलेटिव प्रोनाउन दैट एंड विच को हमने कंपेयर करना है, इन दोनों के यूज में का डिफरेंस समझना है कि कहाँ पे दैट यूज करना है, कहाँ पे विच यूज करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर ही इनको यूज करते हुए गलती करते हैं। जहाँ विच यूज करना होता है वहाँ दैट कर लेते हैं, जहाँ पे दैट यूज करना होता है विच यूज कर लेते हैं, इसलिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो नंबर 7। उसके बाद वीडियो नंबर 8 में रिलेटिव प्रोनाउन जो है हमने व्हाट पढ़ा है। 9 के अंदर एज को देखा है कि वो कैसे रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है, और जो वीडियो नंबर 10 है उसमें बट को देखा है वो भी रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे कैसे यूज होता है। उसके बाद आखिरी 5 वीडियो है उनके अंदर एक में है ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के, रिलेटिव प्रोनाउन को कब हम रिमूव कर सकते हैं, फिर ओमिशन ऑफ एंटीसीडेंट है। इसके अलावा अग्रीमेंट देखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये वर्ब के साथ या एंटीसीडेंट के साथ किस तरह से अग्री करता है। और इसके अलावा पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर एक वीडियो और आखिर में कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर भी एक वीडियो। तो टोटल 15 वीडियोस हैं, इनको आप देख लेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और अगर आप मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन को वाकई में समझना चाहते हैं तो आपको इन सारी 15 की 15 वीडियोस को देखना पड़ेगा। और आखिर में फिर इनके बाद मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज और करेक्शन ऑफ एरर्स वाली एक्सरसाइजेज भी करवाए हैं, तो 4-5 वो वीडियोस भी बन जाते हैं। तो तकरीबन 15 से 20 के दरमियान जो ये वीडियोस बनती हैं, इनको आप देख लेंगे तो हर हवाले से आपका रिलेटिव प्रोनाउन का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और जहाँ तक ताल्लुक है दैट के यूज़ का, अगर आपको सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ ही समझना और सीखना था तो मेरा ख्याल है इस वीडियो के बाद आपको अच्छी तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट को कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।